हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम प्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जीवन परिचय और उनके कई सारी रचनाएं के बारे में जानेंगे। देखिए, जैनेंद्र कुमार जी के जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 1905 कोडियागंज जिला अलीगढ़ में जन्म हुए थे जैनेंद्र कुमार। उनके निधन कब हुआ था? 1988 में उनके निधन हुआ था। जैनेंद्र ने हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान तथा जैनेंद्र कुमार हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान का सूत्रपात किया। इनका मूल नाम क्या है? आनंदीलाल। देखिए, ये नोटबुक में नोट कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वो नोट कीजिए, क्योंकि ओटीटी एग्ज़ाम में ओटीटी सिलेबस में जैनेंद्र कुमार जी के बारे में है। तो आप सभी को जो भी कहानी उपन्यास पढ़ना है, याद रखना है, तो उससे पहले उनके लेखक के बारे में जानना चाहिए। और ये भी एग्ज़ाम में पूछ देती है लेखक के बारे में, ठीक है। तो जैनेंद्र ने हिंदी कथा साहित्य में मनोविज्ञान का सूत्रपात किया। इनका मूल नाम आनंदीलाल था। तो ये याद रखिए कि जैनेंद्र कुमार जी के मूल नाम क्या है? आनंदीलाल। गांधी जी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में इन्होंने पढ़ाई त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय जैनेंद्र कुमार जी के समय में हमारा भारत पराधीन था। अंग्रेज ने हमारे भारत को शासन कर रहे थे। तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो जैनेंद्र कुमार जी ने 1921 में उन्होंने पढ़ाई त्याग कर असहयोग आंदोलन में भाग लिए। तो इनके लेखन पर मनोविज्ञान के साथ साथ गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। तो ये इससे हम क्या देखने को मिला कि जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक है। तो ये याद रखिए, जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में आ रही है कि इनमें से मनोवैज्ञानिक लेखक कौन है। तो ये याद रखिए, जैनेंद्र कुमार जी ने जैनेंद्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। तो इनके लेखन पर मनोविज्ञान के साथ साथ गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। जैनेंद्र के साहित्यिक अवदान को इसी प्रकार देखा जा सकता है। जैनेंद्र कुमार जी ने जो साहित्य रचना की है, तो देखिए, पहला उन्होंने कई सारे कहानी संग्रह लिखे हैं। वो क्या है? फांसी जैनेंद्र कुमार जी के प्रथम कहानी संग्रह है। वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। फांसी कहानी संग्रह में फांसी जो कहानी संग्रह है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी संग्रह जैनेंद्र कुमार जी के पहला कहानी संग्रह है, ठीक है। उसके बाद जय संधि 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद वातायन 1930 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नीलम देश की राजकन्या 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी को ये भी याद रखना चाहिए कि जो भी रचनाएं हैं जैनेंद्र कुमार जी की, कहानी संग्रह हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, जो भी उन्होंने रचना किए हैं उनके प्रकाशन वर्ष याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रकाशन वर्ष भी आ रही है, ठीक है। तो नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में। उसके बाद दो चिड़ियाँ 1935 में, पाजेब 1942 में,
जयसंधि 1948 में, ध्रुव यात्रा 1944। ठीक है, तो कुल मिलाकर मतलब जैनेंद्र की संपूर्ण जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ 10 भागों में प्रकाशित है। उसके बाद उनने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। वो क्या है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शाक, ये सब उन्होंने रचना किए हैं उपन्यास। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। क्या है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। ये याद रखिए। और भी कई सारे जो उपन्यास है ये भी याद रखना चाहिए। तो परख जो उपन्यास है, ये भी सवाल आ जाएगा कि परख उपन्यास किसने रचना की थी। ठीक है, तो ये याद रखिए। परख जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सुनीता 1935 में। त्यागपत्र हम एक क्लास लूँगी, त्यागपत्र उपन्यास के बारे में मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ था। कल्याणी 1939 में। विवर्त 1953 में। सुखदा 1953। व्यतीत 1953। जयवर्धन 1956। मुक्तिबोध 1966। अनंतर 1968। अनाम स्वामी 1974। दर्शक 1985 में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखिए। उसके बाद निबंध संग्रह। उन्होंने निबंध संग्रह क्या है? पहला निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 1936 में प्रकाशित हुआ था। जड़ की बात 1945। पूर्वोदय 1951। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953। मंथन 1953। सूच विचार कहानी संग्रह, ये इम्पोर्टेंट है। 1953। काम, प्रेम और परिवार 1953। समय और हम 1962। परिप्रेक्ष्य 1964 और अन्य राष्ट्र और राज्य सुक्ति संचन इतस्तत, ये 1962 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने संस्मरण भी रचनाएं किए हैं। वो क्या है? ये और वे। ठीक है, जयेंद्र कुमार जी के संस्मरण भी याद रखिए। ये और वे, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये और वे 1954 में प्रकाशित हुआ था। मेरे भटकाव। उसके बाद जीवनी, जयेंद्र कुमार जी ने जीवनी लिखे हैं। वो क्या है? अकाल पुरुष गांधी, वेरी इम्पोर्टेंट। अकाल पुरुष गांधी 1968 में। उसके बाद आलोचना, तो आलोचना 1 में कहानी, अनुभव और शिल्प 1967। प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व 1967 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उन्होंने अनुदित ग्रंथ भी लिखे हैं। अनुदित ग्रंथ क्या है? मेरी मैगदलिनी नाटक 1935 ईस्वी में हुआ था। प्रेम में भगवान जो कहानी संग्रह वो 1937 में। पाप और प्रकाश 1953 में प्रकाशित हुआ था। टॉल्स्टॉय के द पावर ऑफ डार्कनेस का अनुवाद, ये भी अनुदित ग्रंथ है। उसके बाद संपादित ग्रंथ क्या है? साहित्य चयन जो निबंध संग्रह 1951 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद विचार वल्लरी जो कि निबंध संग्रह है वो 1952 में प्रकाशित हुआ था। ये याद रखिए, विचार वल्लरी। ठीक है, उसके बाद सहलेखन भी रचना किए हैं। तपोभूमि जो उपन्यास 1932 में। उसके बाद ऋषभ चरण जैन के साथ, ये भी। उसके बाद उन्होंने जो मैंने कहा कि जयेंद्र कुमार ने जो कहानी लिखे हैं, तो कहानी संग्रह जो लिखे थे वो कहानी संग्रह को 10 भागों में विभक्त किया गया था। तो प्रथम भाग जो है कुल मिलाकर यदि हम कहेंगे तो जयेंद्र कुमार की संपूर्ण
कहानियाँ जो कुल मिलाकर 156 कहानियाँ हैं। तो पहला भाग में कौन सी कहानियाँ हैं तो देखिए, पहला भाग में फांसी, गदर के बाद, निर्मम, एक कैदी, स्पर्धा, जनार्दन की रानी, जयसंधि, राह में, नई व्यवस्था, रानी महामाया, जनता। तो ये कुल मिलाकर 11 कहानियाँ हैं। उसके बाद द्वितीय भाग जो है वो क्या है, अनंतर, इनाम, पाजेफ, आत्मशिक्षण, फोटोग्राफी, खेल, किसका। ठीक है, तो द्वितीय भाग जो कहानी है वो क्या है, अनंतर, इनाम, पाजेफ, आत्मशिक्षण, फोटोग्राफी, खेल, किसका, रुपया, चोर, अपना अपना भाग्य, मतलब अपना अपना भाग्य, तमाशा, दिल्ली में, जनता में, दो चिड़िया, पढ़ाई, राज, पथिक, अपना पराया, बिल्ली बच्चा, रामू की दादी। ये कुल मिलाकर 18 कहानियाँ हैं जो कि जैनेंद्र कुमार जी ने लिखे हैं। उसके बाद तृतीय भाग में कौन सी कहानियाँ हैं ना, देवी देवता हुए 3 एक दिन, प्लीज़ आप सभी जो भी मैं कह रही हूँ प्लीज़ आप नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट है, जैनेंद्र कुमार जी के रचनाएं। ठीक है, तो देखिए तृतीय भाग में जो लिखा है कहानियाँ, देवी देवता वे 3 एक दिन, बाहुबली, तत्सत, हवा महल, चिड़िया की बच्ची, वह साफ, कर्दबाहु, भद्रबाहु, गुरु कात्यायन, नारद का अर्ध, अनबन, लाल सरोवर, उपलब्धि, नीलम देश की राजकन्या, धर्मपुर का वासी, कामना पूर्ति, एक गौ, कल धर्म, वो बेचारा। तो ये कुल मिलाकर 21 कहानियाँ हैं। उसके बाद चतुर्थ भाग में जो है, मास्टर जी, घुंघरू, अकेला, समाप्ति, रेल में, संबोधन, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, जाह्नवी, दृष्टिदोष, विस्मृति, पूर्ववृत्त, परावर्तन, निस्तार, ब्याह, भाभी। ये कुल मिलाकर 15 कहानियाँ हैं। उसके बाद पंचम भाग में क्या है, परदेसी, एक रात, नदीरा, रत्नप्रभा, ध्रुव यात्रा, वैटिस। तो पंचम भाग में जो 11 कहानियाँ हैं वो क्या है, परदेसी, एक रात, नदीरा, रत्नप्रभा, ध्रुव यात्रा, विट्रिस, प्रतिभा, दुर्घटना, मीठी खींच, बुद्ध की कहानी, अंधे का भेद। ये कुल मिलाकर 11 कहानियाँ हैं पंचम भाग में। उसके बाद षष्ठ भाग जो इसमें 15 कहानियाँ भी है, वो क्या है, साधु की हट, एक टाइफ, इक्के में, पानवाला, वो अनुभव, कहानीकार, मित्र, विद्याधर, प्रियव्रत, आतिथ्य, कपंथा, आम का पेड़, चोरी, सजा, हत्या, वंग, गवार। कुल मिलाकर 15 कहानियाँ हैं। उसके बाद जो सप्तम भाग में टकराहट, राजीव और भाभी, सदस्य, कुछ, मौत की कहानी, रुकिया, बुढ़िया, दर्शन की राह, तो लाए, व्यर्थ प्रयत्न, त्रिवेणी, प्रेम की बात, आलोचना, क्या हो, 40 रुपये, प्यार का तर्क, वो चेहरा। ये कुल मिलाकर 16 कहानियाँ हैं। मैंने कहा था कि 10 भाग में कहानी संग्रह को 10 भागों में विभक्त किया गया है। तो 10 भागों में कौन कौन सी कहानियाँ हैं तो ये याद रखिए। उसके बाद अष्टम भाग में जो है वो क्या है, चलित चित्र, ये सत्र, मान रक्षा, कहानी की कहानी, एक 15 मिनट, स्वीकार, क्रांति कर्म, अभागे लोग, व क्षण, सहयोग, व सूफी कहानी, प्रमीला, प्रणयदंश, अभिराग, निराकरण, प्रत्यावर्तन, आवर्त, मौत और पत्नी, माया मामी। ये कुल मिलाकर 21 कहानियाँ हैं। तो उसके बाद ये देखिए 9वें भाग में कौन सी कहानियाँ हैं, 10वें भाग में भी देखिए, ये नोट कीजिए नोटबुक में। ठीक है, तो उसके बाद जैनेंद्र की जो अविस्मरण कहानियों में खेल जो कहानी है वो पहली कहानी है, 1928 में प्रकाशित हुआ था, वो विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पाजेफ, जाह्नवी, ध्रुव यात्रा, एक रात, फोटोग्राफी, अपना अपना भाग्य, रुकिया बुढ़िया, बाहुबली,
त्रिवेणी पत्नी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उनके जो प्रमुख कहानी है जो पत्नी, तो पत्नी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्नी, समाप्ति, दो सहेलियाँ, इनाम, तत्सत इत्यादि उनके प्रमुख कहानी है। ठीक है, तो जैनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। उसके बाद 23 कहानियाँ जो है वो कहानियाँ में संग्रहित तत्सत अंगे की एक उम्दा दार्शनिक कहानी है, जिसमें दो शिकारियों मतलब तत्सत जो कहानी है इसमें क्या दिखने को मिलता है ना, ये याद रखिए कि तत्सत एक दार्शनिक कहानी है। ठीक है, मैं जो कह रही हूँ नोटबुक में नोट कीजिए कि तत्सत जो कहानी है एक उम्दा दार्शनिक कहानी है। तो इसमें क्या लिखा गया है तत्सत कहानी में ना, इसमें दो शिकारियों के अतिरिक्त वन के पेड़ पौधे तथा शेर को पात्र बनाकर कहानी का कथानक बना गया है। तो वन के सारे पशु वृक्ष यह नहीं जानते कि वन क्या है, हालांकि वन वे ही पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि हैं और वे वन में ही है। तो वन के पशु पक्षियों वृक्षों के माध्यम से मानव और ईश्वर में अभेद का दर्शन यहाँ निरूपित हुआ है। तो खेल और इनाम इनकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित श्रेष्ठ कहानियाँ, ये याद रखिए। जो खेल कहानी है और इनाम जो कहानी है वो कहानी बाल मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है ये कहानी। ठीक है, उसके बाद बिल्ली का बच्चा भी एक मनोवैज्ञानिक कहानी भी है। बिल्ली का बच्चा, ये याद रखिए कि जैनेंद्र कुमार तो एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, लेकिन उनने जो मनोवैज्ञानिक कहानी लिखे हैं वो मनोवैज्ञानिक कहानी क्या है, खेल, इनाम, बिल्ली का बच्चा, ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें स्थानांतरण का श्रेष्ठ निदर्शन मिलता है। उसके बाद कैदी जो कहानी है वो फांसी कहानी संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो कैदी जो कहानी है वो कौन सी कहानी संग्रह में आई है, फांसी कहानी संग्रह में। तो जैनेंद्र के प्रारंभिक राजनैतिक जीवन और जेल के अनुभव पर आधारित कहानी है। मतलब उनके जैनेंद्र के जो फांसी कैदी जो कहानी है ये कहानी किस पर आधारित है ना, जैनेंद्र के प्रारंभिक राजनैतिक जीवन और जेल के अनुभव पर आधारित कहानी है। ठीक है, ये याद रखिए। कैदी फांसी कहानी संग्रह से आए हैं, तो ये कैदी किस पर आधारित है ना, खुद जैनेंद्र जी के प्रारंभिक राजनैतिक जीवन और जेल के अनुभवों पर आधारित कहानी है। ठीक है, ये याद रखिए। इस कहानी का कैदी जो है एक गढ़वाली सिपाही है। ठीक है, जो सिपाहियों की गोली से मरते एक आदमी को देखकर इतना संवेदनशील, भावुक और मर्माहत होता है कि अपने ऑफिसर के आदेश की अवहेलना करते हुए गोली चलाने से इनकार कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक रात जो कहानी है इसमें जयराज और सुदर्शना नामक प्रेमी पात्रों के माध्यम से जैनेंद्र ने विवाह और नैतिकता के परंपरागत रूढ़िबद्ध ढांचे को तोड़ा है। तो इस कहानी में फांसी की प्रतीक्षा करते हुए एक क्रांतिकारी की मनोदशा का भी अंकन हुआ है। तो फांसी पाने की मन स्थिति में मृत्यु के संबंध में उनका चिंतन व्यक्त हुआ है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में पत्नी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये याद रखिए जो पत्नी कहानी जो है ये कहानी की मतलब पत्नी कहानी की पत्नी जो है एक परंपरागत भारतीय स्त्री है। ठीक है, जो अपने प्रखर राजनेता मतलब विचारक पति कालिंदी के प्रति एक निष्ठ भाव से समर्पित और अनुगता है। तब पत्नी सुनंदा पति के प्रेम, उनके सानिध्य की चाह, उनसे सुख दुख बांटने की जो अभिलाषा, इस अभिलाषा की पूर्ति न होने के कारण विचित्र ओहापोह, उलझन, विचित्र मन स्थिति एवं अकेलपन के साए में जीती है। ठीक है, उसके बाद जैनेंद्र की जो फोटोग्राफी कहानी है वो कहानी अम्मा, श्याम और रामेश्वरी के रिश्तों की कई परतों की खुद विन की कहानी है। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिए कि
एग्ज़ाम में ये भी पूछ देती है कि कहानी के बारे में, मतलब कहानी के बारे में क्या पूछेगी ना। एग्जाम्पल दूँगी पत्नी कहानी, तो ये क्वेश्चन आएगी कि सुनंदा जो है वो कौन सी कहानी के पात्र है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी राइटर है, जो भी लेखक है, तो उनके उपन्यास हो, कहानी हो या नाटक हो, जो भी रचनाएं हैं, उनके रचनाएं के बारे में, उनके प्रकाशन के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट उन कहानी के पात्र के बारे में याद रखिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पात्र के बारे में भी आ जाती है। वो एग्जामिनर मतलब एग्ज़ाम में PhD एग्ज़ाम कहिए कि OSTT एग्ज़ाम कहिए, तो कहानी, उपन्यास, जो भी लेखक के रचना हैं, उनके पात्र के बारे में 100% आ रही है। ठीक है, तो आप सभी को पात्र के बारे में भी याद रखें कि कौन सी उपन्यास में कौन सी पात्र है, यह आप सभी को याद रखना चाहिए। तो फोटोग्राफी जो कहानी है, इसमें पात्र कौन है, अम्मा, श्याम और रामेश्वरी के रिश्तों की, मतलब ये जो रामेश्वरी, ये 3 पात्र हैं, इनके रिश्तों की कई परंतु की खुर्दबीन की कहानी है। उसके बाद रुकिया बुढ़िया जो है वो लीलाधर मंडलोई के शब्दों में रिश्तों के गहरे अंतर्दूत की कहानी है। रुक्मिणी के रुकिया बनने के बीच अदृश्य अवसाद के रास्ते रिश्तों के अंतर संबंध का अनचिन्ह भाव संसार है। तो शराबी पति दीनू जब भाभी के प्रेम में पड़कर उसके संग भाग जाता है, तब अकेली निराश रुक्मिणी यमुना तट पर फूल और प्रसाद बेचकर रुकिया बुढ़िया बन जाती है। उसके बाद अपना अपना भाग्य जो कहानी है, इसमें जैनेंद्र की चुनिंदा कहानियों में एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानीकार जैनेंद्र ने अपना अपना भाग्य शीर्षक कहानी सामाजिक विषमता की समस्या को लेकर सिरजा है। इस कहानी के केंद्र में एक 10 वर्षीय गरीब असहाय अनाथ बालक है। इस बालक का अपना कोई नहीं है सिवाय धरती आसमान के। ठीक है, तो इस कहानी में एक तरफ संपन्न धनाढ्य उच्च वर्ग है जो पर्यटक के लिए नैनीताल जाता है, वहीं दूसरी तरफ वह गरीब पहाड़ी लड़का जिसकी कड़क ठंड में ठिठुर कर मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी में उस गरीब और असहाय मूर्त बालक के प्रति झूठी दया से संचालित मनोवृत्ति, खोखली सहानुभूति और थूथी मानवीयता पर कहानीकार जैनेंद्र ने व्यंग्यात्मक तीखा प्रहार किया है। तो कहानी के अंत का यह वाक्य मतलब सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य, जो कि मनुष्यता के प्रति एक तमाचा है। उसके बाद संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और आदमियत और इंसानियत का खोखलापन है। तो 4 खंडों में विभक्त उस कहानी के पहले दूसरे खंड में जो है नैनीताल के परिवेश का चित्रण, ये अपने अपने भाग्य कहानी के भीतर जो है वो कहा गया है। तीसरे खंड में क्या है ना, शैलन्यू की आपसी वार्तालाप के साथ साथ शैलन्यू की उस गरीब बालक से वार्ता का वर्णन है। तो चतुर्थ खंड में भयानक शीत में सूते हुए बालक के निधन का उल्लेख भी हुआ है अपने अपने भाग्य में। उसके बाद आत्मकथात्मक शैली से रचित सामाजिक भेद की ये एक बेजोड़ कहानी है। ठीक है, उसके बाद जैनेंद्र के कुछ स्मरण तथ्य है, वो क्या है ना, जैनेंद्र कुमार दार्शनिक की विचारधारा के कहानीकार है। मतलब कहानीकार आगे के शब्द में कहानी मानव जीवन की चिरंतन प्रश्नों, शंकाओं, चिंताओं के उचित समाधान की खोज है। तो सत्यानुसंधान करना उनके कहानीकार का प्रधान उद्देश्य है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जैनेंद्र की कहानी का पाठक एक साधारण कोटि का व्यक्त नहीं होगा, उसके लिए परिष्कृत मस्तिष्क वाला जो पाठक चाहिए। वो कथोपकथन में मनोविज्ञान का सबसे पहले जैनेंद्र ने किया है और साहित्य की कसौटी वो संस्कारशीलता है जो हृदय का मेल चाहती है और एकता में निष्ठा रखती है और सहृदय का
चित्त जो है वो मुदित करता है, वो साहित्य खरा संकोचित करता है, वो खुटावी करता है। ये कि साहित्य का श्रेय और प्रिय जैनेंद्र है। तो ये था जैनेंद्र जी के जीवन परिचय, उनके रचनाएं के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उनके प्रमुख कहानी जो है पत्नी, ठीक है, जो कि उनके मुख्य पात्र कौन है, पत्नी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, सुनंदा। तो यहाँ पर नारी समस्या को लेकर भी कहा गया है पत्नी कहानी में। तो नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे पत्नी कहानी में क्या है। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।